यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसी तरीके की वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। प्रश्नावली 3.4 क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक है। निम्नलिखित समीकरणों का मुख्य तथा व्यापक हल ज्ञात कीजिए। इसमें जो क्वेश्चन दिए हुए हैं वो त्रिकोणमितीय समीकरण दिए हैं, उनके मुख्य और व्यापक हल निकालने हैं। तो पहले इनके प्रश्नों को हल करने से पहले हम लोग जान लें कि मुख्य मान होते क्या हैं और व्यापक मान क्या होते हैं या व्यापक हल क्या होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि मुख्य मान किसी त्रिकोणमितीय समीकरण में थीटा का वह मान, यानी थीटा का जो मान होगा वो 0 से लेकर के और 2 पाई के बीच में होगा, जो समीकरण को संतुष्ट करे मुख्य मान कहलाता है या मुख्य हल कहलाता है। जैसे कि अगर हमको इस क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ tan थीटा बराबर 1 है, तो tan थीटा बराबर यहाँ tan 45, क्योंकि 1 को tan 45 लिख सकते हैं, या यहाँ पे tan 180 प्लस थीटा, क्योंकि आप जानते हैं tan 180 प्लस थीटा आपका tan थीटा ही होता है। अगर हम लिखना चाहें तो tan 360 प्लस थीटा भी ले सकते हैं, लेकिन 360 प्लस थीटा आपका जो 405 अंश बनेगा वो आपका 2 पाई से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए उस कोण को हमें नहीं लिखना है। यहाँ पे tan 45 या 180 और 45 225 हो गया, तो दो कोण आपको थीटा का मान मिल रहे हैं। यही दोनों कोण जो होते हैं थीटा बराबर 45 अंश और या 225 अंश, यही इसका मुख्य हल होता है यहाँ पे। अब इसके जब व्यापक मान लिखना चाहते हैं या व्यापक मान जब लिखते हैं तब यहाँ ध्यान देते हैं कि जो थीटा का जो न्यूनतम मान होता है, यानी 45 अंश और 225 में जो सबसे कम मान होगा, जैसे कि 45 अंश, उसी को हम आगे करके इस तरीके से आगे हल करेंगे। अभी हम देखते हैं यहाँ पे व्यापक मान कैसे लिखेंगे। sin थीटा बराबर sin अल्फा, यानी अगर जैसे क्वेश्चन दिया है tan थीटा बराबर 1 है तो tan थीटा बराबर इसी तरीके से लिखते जाएंगे। अगर केवल व्यापक मान पूछते तो हम ऐसे लिखते जाते, और इसमें से जो न्यूनतम मान यानी कि जो 45 अंश है वो आपका अल्फ़ा बन जाता है यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद में हम थीटा बराबर n पाई प्लस माइनस उनकी पावर n और अल्फ़ा हो जाता। लेकिन यहाँ पे चूँकि tan दिया हुआ है तो मुझे tan का जो फार्मूला है वो लगाना है। अगर इस साइन में दिया होता तो उसी तरीके साइन का लगाएंगे। अगर दोनों तरफ कॉस में होगा यानी कॉस होगा तो कॉस वाला फार्मूला लगाएंगे। इस फार्मूला को आप लोग नोट कर लें और इसी फार्मूले पर आगे के प्रश्नों को हम हल करेंगे। यहाँ पे हम देख लेते हैं कि अगर दोनों पक्षों में वर्ग करके क्वेश्चन दिया हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर अल्फ़ा या कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा या tan स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर अल्फ़ा के फॉर्म में दिया हुआ है, तो वहाँ पे जो थीटा का व्यापक मान होगा वो थीटा बराबर n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा हो जाएगा, जहाँ पे n जो है आपका वो आपका पूर्णांक होता है। n क्या होता है? पूर्णांक, यानी n जो होगा वो बिलोंग करेगा z से। चलिए देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे है tan x बराबर √3। अब √3 को हम लिख सकते हैं tan 60 अंश यानी कि पाई बटे 3 यहाँ पे tan x, या हम लिखना चाहें इसको तो यहाँ लिखा जा सकता है tan 180 यानी कि पाई प्लस थीटा। tan 180 प्लस थीटा tan थीटा ही होता है। यहाँ पे tan पाई बाई 3 या tan 3 एक 3 और 1 4 यानी कि 4 पाई बाई 3 हो जाएगा। ये आपका tan अल्फ़ा बराबर, इस तरीके से अगर हम देखेंगे तो x का जो मान मिलेगा मुझे वो पाई बाई 3 भी हो गया और 4 पाई बाई 3 हो गया। तो यहाँ जो यानी कि समीकरण का मुख्य हल है जो हम लिख लेंगे यहाँ पे मुख्य हल, वो हमें मिल गया पाई बटे 3 एवं 4 पाई बाई 3। अब हम आगे देखेंगे इसका व्यापक हल क्या होता है। तो व्यापक हल को हमें लिखने से पहले ध्यान देना होगा कि इन दोनों में न्यूनतम मान क्या है। चूँकि tan x बराबर √3 दिया ही है, ये दोनों तरफ यहाँ पे tan ही है, देख ही रहे हैं आप। इसको हम लिख सकते हैं ऐसे tan पाई बाई 3। अब यहाँ पे जो व्यापक मान होगा उसको इस तरीके से लिखेंगे tan x बराबर tan
और दोनों तरफ tan होगा तो यहाँ पे थीटा की जगह पर आप लिख सकते हैं n पाई और प्लस π/3, क्योंकि आपने देखा यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ था इसमें फार्मूला दिया हुआ था, उस फार्मूले में लिखा था यहाँ कि tan थीटा बराबर tan अल्फ़ा, थीटा बराबर n पाई प्लस अल्फ़ा, यानी थीटा की जगह पर आप यहाँ पे लिख सकते हैं n पाई प्लस अल्फ़ा कर सकते हैं। और इस तरीके से जो x की वैल्यू होगी वो आपकी हो जाएगी n पाई प्लस π/3। इस तरीके से जो व्यापक हल है इसका, व्यापक हल वो आपको मिलेगा n पाई प्लस π/3। ये हो गया आपका आंसर। इसी तरीके से मुख्य हल में ये आपका आंसर हो गया। अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, प्रश्न नंबर 2, तो प्रश्न नंबर 2 आपका दिया हुआ है इसमें किताब में कि sec x बराबर 2। तो इसको चूँकि सेक में तो फार्मूला है नहीं, साइन कॉस tan में है, तो इसको हमें कॉस में बदलने आसान रहेगा, क्योंकि सेक को कॉस में बदलेंगे व्युत्क्रम होता है, तो 1/2 हो गया। और इस तरीके से हम यहाँ लिख सकते हैं इसको कॉस 1/2 कब होगा, 60 अंश पे, यानी कि π/3 लिख सकते हैं यहाँ पे, या और भी मान हो सकता है इसमें आपका कॉस 2π माइनस π/3, यानी कॉस 360 माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है, तो कॉस π/3 या 3 दूनी 6, पाई में से एक पाई निकलेगा तो 5π, यानी कॉस 5π/3। यह आपका कॉस x बराबर हो गया। इस तरीके से अगर x का मान देखें यहाँ से, तो x का मान आपका π/3 और 5π/3 हुआ, यानी मुख्य हल इसका मिल गया आपको। अब हम अगर इसका व्यापक हल लिखना चाहें तो सीधे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे व्यापक हल की बात करें तो चूँकि x बराबर कॉस अल्फ़ा कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फ़ा कॉस के फॉर्म में है, और आप जानते हैं कि अगर कॉस के फॉर्म में होता है तो यहाँ पे जैसे कि लिखा है कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फ़ा, तो थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा, यानी 2n पाई इसमें जोड़ देना है, प्लस माइनस अल्फ़ा कर देना है। तो इस तरीके से अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पे π/3 है, जो न्यूनतम मान है, तो यहाँ लिख देना है 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा, यानी कि π/3। यहाँ ध्यान देना है कि n जो होगा वो आपका पूर्णांक होगा, यानी z बिलोंग्स टू z। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है cot x बराबर -√3, cot x बराबर, क्वेश्चन नंबर 3 है cot x बराबर -√3। इसको भी चूँकि आपका cot x में दिया हुआ है तो हम tan में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये आपका tan x बराबर हो जाएगा -1/√3, क्योंकि cot का व्युत्क्रम tan होगा, तो cot का व्युत्क्रम tan हो गया, तो -√3 का व्युत्क्रम -1/√3 हुआ। अब यहाँ से हम लिखेंगे tan x बराबर माइनस और 1/√3 में tan में कितने पर होता है ये, तो tan आपका 30 अंश पे होता है, यानी π/6। अब इस माइनस को मुझे हटाना है, तो लिखेंगे tan, चूँकि tan x80 यानी पाई माइनस थीटा, tan पाई माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं tan 2π माइनस थीटा, tan 2π माइनस थीटा वो भी माइनस tan थीटा ही होता है। तो यहाँ से tan x बराबर आपका मिल गया tan 6 कर्नम 6 में से एक निकल गया 5π/6, या 6 दूनी 12 पाई में से एक पाई निकलेगा तो tan 11π/6। इस तरीके से जो x का मान मिलेगा वो मिलेगा 5π/6 और 11π/6। तो ये आपका मुख्य हल हो गया। रही बात इसका व्यापक हल की, तो व्यापक हल भी इसका लिख सकते हैं।
व्यापकहल में x बराबर क्या बनेगा, चूँकि tan है दोनों तरफ, और आपने देखा इसमें जो फार्मूला था tan थीटा बराबर tan अल्फ़ा, यानी कि थीटा बराबर n पाई प्लस अल्फ़ा, n पाई इसमें जोड़ देना है। तो यहाँ x बराबर हो जाएगा आपका n पाई प्लस अल्फ़ा, का मतलब दोनों में जो न्यूनतम होता है उसी मान को हम लिखते हैं। तो यहाँ 5π/6 हो गया। ये आपका हो गया व्यापक हल। अब हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 4 है। ये लिखा हुआ है cosec x बराबर -2। तो cosec को भी हम साइन में कन्वर्ट कर लेंगे, तो साइन में -1/2 हो जाएगा, और यहाँ लिखेंगे माइनस साइन 30 अंश, क्योंकि साइन 30 का मान 1/2 होगा, यानी π/6। अब इस माइनस को मुझे हटाना है, तो यहाँ पे लिखेंगे साइन x बराबर माइनस साइन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन 180, यानी पाई प्लस थीटा। साइन 180 प्लस थीटा आपका हो गया माइनस साइन थीटा, और इसमें मान देखें तो हम लिख सकते हैं या साइन 2π माइनस थीटा, साइन 2π यानी कि साइन 360 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होगा। अब यहाँ से देखेंगे तो साइन x बराबर साइन 6 कर्नम 6 और 1 7, यानी 7π/6, या साइन 6 दूनी 12 में से निकल गया 11π/6। x की वैल्यू मिल गई आपको 7π/6 या 11π/6। तो ये तो हो गया इसका मुख्य मान, यानी मुख्य हल। और अगर हम इसके व्यापक हल की बात करें, तो जो व्यापक हल होगा वो हो जाएगा x बराबर, चूँकि दोनों तरफ आपका साइन है, तो साइन में आप जानते हैं साइन में क्या लिखा जाता है, दोनों पक्षों में होता है जब साइन थीटा बराबर साइन अल्फ़ा, तो थीटा बराबर हो जाता है n पाई प्लस -1/n अल्फ़ा, यानी कि n पाई प्लस -1/n अल्फ़ा। अल्फ़ा की जगह पर दोनों में जो न्यूनतम मान है यानी 7π/6, और ये आपका आंसर होगा। अगर पूछा जाए n क्या है, तो n जो आपका है वो बिलोंग करेगा z से, यानी इंटीजर से या पूर्णांक से। अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 5 से लेकर 9 तक। निम्नलिखित प्रत्येक समीकरणों का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। जैसे कि हमने इस क्वेश्चन नंबर 1 से 4 में देखा कि व्यापक हल निकालना था और मुख्य हल भी निकालना था, लेकिन यहाँ से हमें केवल व्यापक हल निकालने हैं क्वेश्चन नंबर 5 से 9 तक। और इस प्रश्न भी कुछ चेंज है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है cos 4x बराबर cos 2x। दोनों तरफ cos तो है, लेकिन दोनों तरफ आपका चर राशि यानी 4x है 2x है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब दोनों तरफ इस तरीके क्या होगा, तो यहाँ से हम इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले आप देखें यहाँ cos थीटा बराबर cos अल्फ़ा, ये भी लगा सकते हैं। तो इस तरीके से अगर देखें तो यहाँ लिखेंगे हम cos 4x बराबर cos, अब देखते हैं cos थीटा बराबर cos अल्फ़ा होता है, तो लिख सकते हैं इसको यहाँ पे 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा, यानी कि 2x। इस तरीके से यहाँ पे दोनों तरफ से cos जब हटाएंगे तो 4x बराबर आपको मिलेगा 2n पाई प्लस माइनस 2x। जब यहाँ से हम धन चिन्ह लेते हैं, धन चिन्ह लेने पर, तो धन चिन्ह जब लिया जाएगा तो यहाँ से मुझे मिलेगा 4x बराबर 2n पाई प्लस 2x, यानी 2x को इधर लाना होगा। तो आप 4x में से जब 2x माइनस करेंगे तो आपका 2x बचेगा 2n पाई। इस तरीके से यहाँ से x का मान आपको केवल n पाई मिल जाएगा, 2 कैंसिल होगा। और जब हम ऋण चिन्ह लेंगे, ऋण चिन्ह लेने पर, तो ऋण चिन्ह लेने पर यहाँ पे आप लिखेंगे 4x बराबर 2n पाई माइनस 2x। 2x को इधर लाएंगे तो 4 और 2 आपका 6x हो जाएगा बराबर 2n पाई, और x बराबर हो जाएगा आपका 2n पाई/6, यानी कि 2 से जब कैंसिल करेंगे
तो n π/3 मिलेगा। इस तरीके से हम यहाँ इसका व्यापक हल होगा, यानी x का व्यापक हल होगा, वो लिख सकते हैं। व्यापक हल इसका एक होगा आपका n π और एक होगा आपका n π/3। ये आपका आंसर हो जाएगा, जहाँ n आपका इंटीजर होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है cos 3x + cos x - cos 2x। यहाँ पे पूरा पद एक ही तरफ है। एक चीज़ यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा कि 3x और 1x मिलकर के 4x होगा। अगर हम CD का फार्मूला लगाते हैं और आधा करेंगे तो 2x होगा। तो इस वाले को हम छोड़ देते हैं, इनको CD का फार्मूला लगाते हैं। तो cos C + cos D, cos जुड़े तो cos cos, तो 2 cos 3x + x 3x + x/2 और cos 3x - x/2 और माइनस आपका cos जो पीछे लिखा हुआ है 2x उसको लिख रखेंगे। अब ऐसे ही यहाँ पे 2 cos 3 और 1 4, 4x का आधा हो गया 2x, और इसी तरीके से 3x में से 1x निकला, 2x का आधा x बचा, माइनस cos 2x बराबर 0। दोनों में अगर कॉमन की बात करें तो cos 2x आपको कॉमन मिलेगा, यहाँ भी है यहाँ भी है। तो इस तरीके से बचेगा 2 cos x - 1 बराबर 0। अब यहाँ पे दो गुणनखंड मिल गए, तो जब हम cos 2x को 0 के बराबर रखेंगे, अब आप जानते हैं cos 0 का जो मान होता है 90 अंश पे होता है, यानी π/2 पे। अब cos थीटा बराबर cos अल्फ़ा, इस तरीके से 2x बराबर आपको मिलेगा। इधर अगर व्यापक मान लिखना चाहेंगे इसका तो 2nπ प्लस माइनस, क्योंकि cos है तो 2nπ ± π/2। और अगर x की बात करेंगे तो 2 से भाग करना पड़ेगा, nπ ± π/4। एक इसका ये आंसर हो गया। अगर हम दूसरे पद को लेकर के चलें, 2 cos x - 1 को जब 0 के बराबर करेंगे तो यहाँ से मुझे cos x बराबर 1/2 मिलता है, और 1/2 में cos जो आपका है 60 अंश पे देगा, यानी कि cos π/3। इस तरीके से x की वैल्यू 2nπ ± π/3 हो जाएगी। दो यहाँ पे व्यापक हल मिलेंगे। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है कि sin 2x + cos x बराबर 0 है। इसको हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे, sin 2x बराबर, क्योंकि CD का फार्मूला लग नहीं पाएगा, इधर लाएंगे तो माइनस, तो यहाँ माइनस cos x को हम लिख सकते हैं sin 3π/2 - x sin 270 - थीटा cos थीटा। इधर रहेगा आपका sin 2x। अब इस तरीके से आप देखेंगे दोनों तरफ हमारा साइन मिल गया, तो लिखेंगे 2x बराबर nπ ± -1 की पावर n, और यहाँ अल्फ़ा की जगह पर 3π/2 - x। अब ये जो x दिया हुआ है n आपका प्लस होगा या माइनस होगा, यहाँ -1 की वैल्यू। तो जब n सम हो, जब n अगर सम होगा तो n बराबर हम लिख सकते हैं 2m। इस तरीके से यहाँ 2x बराबर 2mπ ± -1 की पावर 2m 3π/2 - x। 2x बराबर 2mπ, क्योंकि -1 की पावर 2m यानी सम है तो यहाँ पे प्लस रहेगा, 3π/2 - x। x इधर आएगा तो यहाँ पे 2x और 1x 3x हो जाएगा, 2mπ + 3π/2। इस तरीके से x बराबर आपका 1/3 होगा, और इसको लिख सकते हैं हम 2m + 3/2, और पाई को आप ब्रैकेट में कॉमन कर लें। ये आपका हो गया आंसर। लेकिन जब आपका n विषम होगा तब क्या रखेंगे यहाँ पे, तो जब n विषम हो, जब n विषम होगा तो n बराबर हम लिखेंगे यहाँ 2m + 1। इस तरीके से
2x बराबर आपका हो जाएगा 2m+1 इंटू एक पाई और प्लस -1 की पावर 2m+1 और यहाँ ब्रैकेट में 3 पाई माइनस π/2 माइनस x। इस तरीके से 2x बराबर 2m+1 इंटू पाई, -1 की पावर अगर विषम है तो माइनस हो जाएगा और 3 π/2 और ये माइनस जो होगा इस माइनस को प्लस कर देगा, x इधर घटेगा तो x बराबर आपका मिलेगा 2m+1 माइनस 3/2 और पाई को कॉमन कर लें। अब अगर 1 में से 3/2 घटाते हैं तो यहाँ पे आपका -1 बचता है पाई। ये आपका हो गया आंसर, जहाँ m आपका पूर्णांक होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है कुछ इस तरीके से है। सेक स्क्वायर 2x - 1 - tan 2x। सेक स्क्वायर 2x को लिख सकते हैं 1 + tan स्क्वायर 2x, तो 1 - tan 2x। यहाँ से आपका 1 कैंसिल हो जाएगा। tan स्क्वायर 2x ये इधर आएगा तो प्लस में होगा, tan 2x = 0। यहाँ पे हम tan 2x को कॉमन कर सकते हैं, tan 2x + 1 आएगा बराबर 0। दो गुणनखंड मिल गए। जब हम tan 2x को 0 के बराबर करेंगे, आप जानते हैं tan में 0 पे 0 होता है, tan 0 का मान 0, तो 2x बराबर tan थीटा बराबर tan अल्फ़ा, तो यहाँ पे n पाई और प्लस 0 लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, x बराबर हो जाएगा n π/2। अब इसी तरीके से हम देखेंगे यहाँ कि जब tan 2x + 1 बराबर 0 तो tan 2x बराबर -1 और tan 2x बराबर अगर 1 की बात करें -1 tan में कब होता है, तो यहाँ सीधा सीधा आप लिख सकते हैं कि जो आपका tan 135 का मान होगा यानी 3 π/4 -1 होगा, तो 2x बराबर n पाई tan अल्फ़ा बराबर tan थीटा बराबर tan अल्फ़ा, तो यहाँ पे n पाई प्लस अल्फ़ा होता है यानी 3 π/4। तो इस तरीके से x बराबर जो वैल्यू मिलेगी वो 1/2 n पाई प्लस 3 π/4 होगी। चाहे तो आप पाई को कॉमन कर लें, चाहे यही आंसर लिख दें। अब हम आते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन पे, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है कुछ इस तरीके से है कि sin x + sin 3x + sin 5x बराबर 0। तो जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था sin 3x + cos 3x + cos x - cos 2x बराबर 0। तो जिस तरीके से इसको सॉल्व किया गया था सेम ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 9 को आप लोग स्वयं हल करेंगे। धन्यवाद।